बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में हज़रत अली का एक कॉल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हज़रत अली फरमाते हैं कि मोमिन वो है जिसकी महफिल नहीं बल्कि उसकी तन्हाई पाक हो। तो कोशिश कीजिए, महफिल में तो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, अपने दफ्तरी औकात में बाहर कहीं जाते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा बन के दिखाते हैं। तन्हाई में आप अच्छा क्या कर रहे हैं? आप जब अकेले बैठे हैं तो सोचिए कि आपकी तन्हाई किस कदर पाक है। ये वो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जिनको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे अंदर मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाती है। आप अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आप दूसरों का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। आज वीक का पहला दिन है मंडे और मैं उम्मीद करती हूँ कि संडे आपका अच्छा गुजरा होगा, लेकिन अच्छा हमने इस तरह से गुजारना है दिन अपना कि हमने घरों में रहना है। आज बजट भी पेश किया जाना है और काफ़ी उम्मीदें एक बार फिर से देख रहे हैं कि लोगों की वाबस्ता है, कारोबारी बिरादरी की भी। तो अब तो बजट सामने आएगा तो पता चलेगा किस हद तक उम्मीदें पूरी होती हैं या तो उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। कुछ तो होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं मौसम का अहवाल। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं आपके पास? अजी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम खुश्क रहने की वजह से ना सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा होगा बल्कि गर्मी की शिद्दत भी जो है वो महसूस की जा सकेगी। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है और जिसकी वजह से दर्जा हरारत से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज गर्मी की शिद्दत जो है वो कितनी होगी। और अगर हवा की बात की जाए तो आज हवा जो है 12 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से जो है आज हवा जो है वो चलेगी। और सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो शहर का रिकॉर्ड किया गया। और हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब जो है सुबह के वक्त जो है वो 42% रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है जिसकी वजह से शाम के वक्त भी हवा में नमी का तनासब जो है 27% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मंगल के रोज़ भी शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा जिससे आने वाले दिनों में जो है गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़ोर पकड़ेगी। गर्मी की शिद्दत ज़ोर पकड़ेगी। बहुत शुक्रिया जुनेद। मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी आपने हमें बताया और आगे बढ़ेंगे। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं जिसमें डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी क्या है सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। सरकारी यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। कोरोना केस बढ़ने से अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ बुलंद इमारतें तैयारों के लिए खतरनाक करार। हाई राइज बिल्डिंग के लिए वासा टीपा मोहलियात 7 रोज में एनओसी देंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम, आप बताएंगे। शुक्र है अल्लाह ताला का। आज की पहली खबर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉप स्टोरी आज है जी, सरकारी यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी खत्म करने का फैसला किया गया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या इसके पीछे सोचा है कि हम इस सिस्टम को बेहतर बनाएंगे या गवर्नमेंट के जरिए इंतजाम जो चल रही हैं और फिर वाइस चांसलर्स जो उनको रन कर रहे हैं वो किस तरह तालीम जो है बच्चों को दे रहे हैं, तो उस पर अब क्वेश्चन मार्क जो है वो लगता नज़र आ रहा है कि गवर्नर साहब खुद जो है इसका दायरा कार अपना जो उनके अख्तियारात हैं उनका बढ़ा रहे हैं और वाइस चांसलर्स के जो अख्तियारात हैं उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म करने जा रहे हैं। उसके साथ जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी मीटिंग्स तमाम जो यूनिवर्सिटी के हवाले से जितने फैसले होते हैं ये जितनी चीज़ें चल रही होती हैं वो आपके सिंडिकेट के इजलास में की जाती हैं। वो तो सिंडिकेट का जो आप चेयरमैन मुंतखब करने जा रहे हैं वो भी आप कहते हैं कि रिटायर्ड जज होगा या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी जो है वो होगी। तो ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो मिलने के बाद लग यही रहा है कि एक तरह का तासुर आ रहा है कि आप यूनिवर्सिटीज़ की भी निजकारी जो है वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो यही इससे आ रहा है। देखें, इसमें जो स्टाफ एसोसिएशन है उनकी जानिब से इसकी मजम्मत भी की गई है। अब इस पर और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब ये साल से एक सिस्टम चल रहा है, उसको आप चेंज कर देंगे, उसका मकसद, उसका जवाब उस तरह से वाज़े भी नहीं हो रहा, उसके नताइज क्या निकलेंगे इसमें भी अब हम है, तो एक सिस्टम चलता चलाता खराब हो जाए। देखें, 1973 से लेकर 2019 तक जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं
आप उनको तब्दील करने जा रहे हैं। बात यह है कि अगर गवर्नर साहब को किसी जगह पर इशू भी है, अगर उनको लगता है कि हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ठीक तरीके से नहीं चल रही, या वहाँ पर तालीम के जो हम जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से मुहैया नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में बजाय कि आप उसका पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करें, आप तालीम और तदरीस देने वाले जो लोग हैं आप उन पर जो है वो कड़ी नजर रखें, आप उस पर कोई स्क्रूटनी का अमल करें। हमारा तालीमी निज़ाम अभी इस सूरत हाल का मुतहम्मिल भी नहीं है कि आप एक नया एक्सपीरियंस करें, उससे अब नताइज क्या हासिल होंगे इसका भी आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। ऑलरेडी हालात वैसे चल रहे हैं और फिर ऊपर से इतना बड़ा अगर आप चेंज ले आते हैं उससे तालीमी निज़ाम पर क्या असर होगा इसका भी सोचा ही नहीं गया है। देखिए, मुझे ये बताएं कि जब आप रिटायर्ड लोगों को लेके आएंगे और हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जो लोग होते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले आते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके बाद जो हाजिर सर्विस लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस भी होते हैं, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ भी होती हैं। उनको इस बात का भी पता होता है कि हमारी प्रमोशन भी यहीं से होनी है और हमारे जो इंसेंटिव्स हैं वो भी यहीं से हमें मिलने हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं। लेकिन जब आप रिटायर्ड लोगों को रखते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, एक लमसम आप उनको पैकेज दे देते हैं कि आपको इतने लाख रुपए हम तनख्वाह देंगे, आपको गाड़ियां भी मिल जाएंगी, ड्राइवर भी मिल जाएगी, बाकी सारी चीजें भी मिल जाएंगी। उनको होता है कि महीना पूरा हो उनको तनख्वाह मिल जाए। उस तरह की वो लोग परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। मैं तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर गवर्नर साहब को किसी जगह पर कोई भी मामला है, उनको लगा है कि हमारी यूनिवर्सिटी ठीक तरीके से तालीम और तदरीस की जो सहूलतें हैं वो नहीं दे रही, तो उनको ओपन करना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए। देखें, अब इसको सियासत की नजर नहीं हो जाना चाहिए, अब इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। आपकी जो एसोसिएशन है वो इसको कह रही है कि सियासी लोगों की वजह से इस तरह का इकदाम उठाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये अलमिया है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी कोई पॉजिटिव या मुस्बत पहलू जब किसी चीज़ का उसको उजागर करने की कोशिश की जाती है या उसको आगे बढ़ा चढ़ाकर उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जाती है तो उसको सियासत की नजर कर दिया जाता है। और जब वो सियासत की नजर होता है और फिर ये भी नहीं देखा जाता वो तालीम का मामला है, वो सेहत का मामला है। जब चीजें सियासत की नजर हो जाती हैं तो उस पर किसी का मुफाद, किसी का नुकसान कुछ भी नहीं देखा जाता है। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? जो लोग वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे होंगे, जो असातिज़ा वहाँ पे। स्टाफ एकेडमिक एसोसिएशन की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है। इन लोगों पे किस तरह से इम्पैक्ट होने वाला है इसका? देखें, उनको शायद अपनी जो जॉब है ना उसमें सिक्योरिटी जो है वो नहीं नजर आ रही होगी। मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था, जब प्राइवेट लोग आ जाएंगे, जब रिटायर्ड लोगों को आप भर्ती कर लेंगे और सिंडिकेट में बिठाकर अगर इन्हीं लोगों की आपने इम्तिहान शुरू कर दिया, इन्हीं लोगों की परफॉर्मेंस पर आपने चेकिंग शुरू कर दी, इन लोगों की परफॉर्मेंस पर आपने कोई कड़ा चेक लगा दिया, तो इनके लिए मुश्किल तो जरूर होगी। लेकिन बात यह है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी की हम अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की हम दे लेते हैं, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका पूरी दुनिया में नाम है। अब बात यह है कि गवर्नर साहब को पता नहीं उसमें क्या नजर आया है या पसे पर्दा क्या हकाइक हैं, इसमें ये बात जो है उसमें कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर इसमें यह भी है कि जो सिंडिकेट के मेंबर्स होंगे उसमें 2 खवातीन को भी रखा जाए, खवातीन को रखा जाए। इसका क्या मतलब है कि खवातीन के हकूक को भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अगर खवातीन के हकूक की कहीं किसी जगह पर पामाली होती है या उनको पूरा नहीं किया जाता तो वो खातून जो मेंबरान होंगी वो इसको पूरा करेंगी। बात यह है कि एक पूरा सिस्टम तो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको सियासत से पाक करने के लिए या तमाम जो लोग हैं, जो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है, आपके वाइस चांसलर्स हैं, इनको ऑन बोर्ड लिया गया, उनसे बात की गई नहीं की गई होगी। देखें, ये मुजम्मत का क्या मतलब होता है? मुजम्मत बड़ा सख्त लफ्ज है। एक ये होता है कि आप डिसीजन करने जा रहे हैं, हम डिसीजन नहीं मानेंगे। बिल्कुल। आप कुछ करने जा रहे हैं, आप कहते हैं हम एहतजाज की कॉल देंगे। आपने सीधी सीधी मुजम्मत की है। इसका क्या मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं पर मामला जो है वो ठीक नजर नहीं आ रहा है। उनके अपने मामला जो है उनसे लगता है कि उनको कुछ ना कुछ किसी जगह पर इशू है जिस पर गवर्नर साहब ने इनको पिन पॉइंट किया है और वो अब करने जा रहे हैं कि इनको खुद ही खत्म की जाए। खुद मुख्तारी सपोज खत्म भी हो जाती है तो बात यह है कि जो तालिब इल्म जो वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं उन पर क्या असर होगा, उनकी फीसिस पर क्या असर होगा, ये देखें पूरा स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा। मैं भी तो उससे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो मामला आएंगे। तो इस पर मेरे ख्याल में एक प्रॉपर स्टडी होती, इस तरह के नोटिफिकेशन करने की बजाय या इस तरह की तजावीज़ सामने लिया जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑन बोर्ड होते, बिल्कुल बैठते, बात करते, मीडिया को उससे आप आगाह करते कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, ये एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के मेंबरान को बिठाते कि आप सजेशन दें हम ये करना चाह रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल में बजाय कि आप रियासत कहे कि हम ये करने जा रहे हैं
और आगे से उसकी मजम्मत हो तो फिर ये मुश्किल हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फैसले इसी तरह से किए जाते हैं कि आपको बस बता दिया जाता है कि ये होने जा रहे हैं, ना किसी को ऑन बोर्ड लिया जाता है, ना किसी से उनकी राय और तजवीज़ ली जाती है। फिर इस तरह के फैसलों पर हम यही देखते हैं कि सिर्फ मजम्मत की जाती है। खैर, हमने डिस्कस करना है, शहर लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है, अस्पतालों में जगह कम पड़ती जा रही है, लेकिन छुट्टी के रोज हमने ये भी रिपोर्ट किया कि ग्रेटर इकबाल पार्क, नहर किनारे शहरियों का रश रहा, गुलशन इकबाल पार्क शहरियों का रश रहा। तो ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से शहरियों के रवैयों को तब्दील करें, किस तरह से हुकूमत SOPs की बात करती है उसको इंप्लीमेंट कराएं। हर रोज ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ कुछ तब्दीली देखने में नहीं आ रही। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और बजट के हवाले से हम ज़रूर अपने 11 बजे के सेशन में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, किस हद तक बिजनेस कम्युनिटी से खुश दिखाई दे रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी अपनी खबर की तरफ जाते हैं और अगली खबर हमारे पास है जी, कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा है, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और आपको बताते चलें कि केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हिकमत अमली इस पर कोई नहीं। 24 घंटे के दौरान मजीद 1331 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? देखें, हालात तो क्या कहने वाले हैं, हालात तो ख़राब हो ही रहे हैं ना। हालात की वजह से आपके सामने पेशेंट्स भी हैं, फिर उनको ट्रीटमेंट किस तरह मिल रहा है, फिर आपके जितने आपने ICUs बनाए रखे हैं या जहाँ पर आप इन क्रिटिकल पेशेंट्स को लेकर जा रहे हैं वहाँ पर आपके पास जगह 80 से 90% फिल हो चुकी है। तो उसके बाद अगर खुदा न खास्ता मजीद इसमें इजाफा होता है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में मेरे ख्याल में हॉस्पिटल्स वाले हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि वो भी से कर देंगे। सिप्रा साहब, हमें किसी सरकारी अस्पताल में, टीचिंग अस्पतालों में कहीं जगह नहीं मिल रही है, लोग बिलबिला रहे हैं, पेशेंट को लेकर आ रहे हैं और जगह वहां पर नहीं है। देखें, ये बातें भी सामने आ रही है, हमारे जानने वाले भी लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि हम लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वो रिसीव नहीं कर रहे। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो लाखों रुपए डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद पेशेंट्स को ले रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, इसमें नहली और उसकी गफलत किसकी है? हमारी पंजाब गवर्नमेंट की है। अगर हमारी गवर्नमेंट ये कहे कि हमने इसको लाइट लिया, देखे ना, विफाक से लेकर पंजाब तक हम आ जाएं, विफाक से लेकर सूबों तक हम लोग आ जाएं, किसी जगह पर कोई इत्तफाक राय नजर नहीं आया, किसी जगह पर कोई मुत्तफिक का फैसला नहीं आया। तीसरी मैं कहूंगा कि आवाम को भी साथ मिला लें। जिस तरह की हुकूमत है उसी तरह की आपकी कौम है, उसी तरह की आवाम है। और ये देखें, इसलिए तारीख का हिस्सा है, हमारी मुस्लिम तारीख भी है कि जिस तरह के आवाम होती है उस तरह के हुक्मरान होते हैं। तो ये सारी चीजें उसी तरह मिल रही हैं। हुक्मरान कुछ बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि आप कोरोना वायरस जो है वो इतना संगीन नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है, और जब 1.5 महीने बाद वो फैल जाता है, जब आपकी शरह अमवात में इजाफा होता है, तो उसके बाद फिर आप आ जाते हैं कि ये जुलाई में जाके पीक में चला जाए। अंदाजा नहीं था, हमारा तखमीना कुछ था। और ये सारी चीजें जो हैं, इसका क्या मतलब है कि ये आप कोई ब्रिज या ओवरहेड ब्रिज तो नहीं बना रहे, आप कोई अंडरपास तो नहीं खड़ा करने जा रहे, आप कोई मोटरवे नहीं बना रहे जिसके तहत आप आए रोज आप अपना जो PC1 है उसको तब्दील कर दें या कुछ चीजें बदल दें। एक वबा है, उसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है। आप आलमी सतह पर देखें, आलमी सतह पर इसको पब्लिक इशू के तौर पर ट्रीट किया गया है, ना कि इसको मौशियत देखी जाए या इकोनॉमी बेस्ड आप इसको ट्रीट करें। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने कहा कि नहीं, हमारी इकोनॉमी तो पहले ही आपके सामने है, जो हालात हैं ताजर बरादरी भी जानती है, आपके कॉमर्स वाले सारे लोग जानते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस हद तक जा रही थी। अब सारी चीजें कोरोना पर डालने की कोशिश की जा रही है। बात यह है कि पूरी दुनिया में इसका हल लॉकडाउन से निकाला गया, पूरी दुनिया में इसको खत्म जो है वो लोगों को घरों तक महदूद रखकर खत्म किया गया। हमारे यहाँ सब उलट चल रहा है। हम ये कहते हैं कि कोरोना के साथ जंग भी लड़नी है, पता नहीं किसके साथ जंग लड़नी है, और उसके बाद हमने इसके साथ भी चलना है। भाई आप एक तरफ डॉक्टर्स आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इसकी वजह से हालात खराब हो रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होगी, पेशेंट्स नहीं होगी। एक और डॉक्टर साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने इनके साथ चलना है, हमने कोरोना वायरस के साथ चलना है। देखें, आपके डॉक्टर्स, आपकी गवर्नमेंट, आपके सारे जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो ऑन बोर्ड नहीं है, किसी में इत्तफाक राय नहीं है। और फिर अवाम का हाल ये देखें, जब मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आएंगी, मल्टीपल ओपिनियन आएंगी, तो फिर जो सुनने वाला है, जो टीवी पर देखेगा या अखबार पढ़ेगा, वो ये देखेगा कि सूबाई वजीर साहब ये कह रहे हैं, वजीर आला साहब ये कह रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, सदर साहब ये फरमा रहे हैं, उलमाए किराम ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। देखें, जब मल्टीपल आपके पास मुख्तलिफ आपके स्टेटमेंट्स आएंगी,
उसके बाद आप किस तरह ये डिसीजन कर पाएगी आवाम के हमने किसके साथ चलना है? ऐसे ही है। वजह भी यही है। यहाँ पे मैं एक चीज डिस्कस ये भी करना चाहूंगी, घर में क्वारंटीन वाली ऑप्शन जो है ना, लोग अब उससे भी बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लोगों को सांस के मसाइल इस कदर ज्यादा होना शुरू हो गए हैं कि घर में क्वारंटीन वाली ऑप्शन पे भी लोग गौर नहीं कर रहे हैं। इतना खौफजदा हो गए हैं, अमवात की जो तादाद बढ़ती चली जा रही है, घर में भी लोग रहने से ज्यादा घबरा रहे हैं, अस्पतालों का रुख करना चाह रहे हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अस्पतालों में जाना नहीं चाह रहे हैं, घर में ही हमने देखा कि क्वारंटीन में रहे और उनकी हालत नहीं संभल पाई और फिर अमवात होना शुरू हो गई। अब डॉक्टर असद असलम ने ये कहा था कि हम अब इस फेज में आ चुके हैं कि कोरोना के क्रिटिकल पेशेंट हमारे सामने आ रहे हैं, वो पेशेंट अब ज्यादा तादाद में आ रहे हैं जो रिकवर नहीं हो रहे हैं, इसलिए अमवात बढ़ती चली जा रही हैं। यानी अब ये कोरोना का वो वाला सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, वो पीरियड स्टार्ट हो चुका है जिसमें ज्यादा क्रिटिकल मरीज सामने आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, ना आपके पास अस्पतालों की ऑप्शन है, ना आपके पास घर में क्वारंटीन की ऑप्शन है, लोग कहाँ जाएं? देखें, अब आपके जो क्वारंटीना सेंटर्स आपने बना रखे हैं उसमें लोग मौजूद हैं, उसके पास आपकी कैपेसिटी भी अभी मौजूद है, लेकिन हॉस्पिटल्स में जो क्रिटिकल या तशवीशनाक हालत में आपके मरीज आ रहे हैं उनको आपको रखने के पास जगह मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हुकूमत वही ना, उनका तखमीना ही नहीं था, उन लोगों ने अंदाजा ही नहीं लगाया था कि इसमें कितने पेशेंट हो सकते हैं, कितनी शरह अमवात हो सकती है, किस लेवल पर जा सकती है, उनका नहीं था। उनका तो था कि बस इतना सारे लोग अंदाजे से मरेंगे, उसके बाद हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये नहली और गफलत, और देखें इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं और पूरी कौम के सामने दे रहे हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं। बात यह है कि अगर सिस्टम बेहतर ना हो, अब क्या हुआ कि आप घर की बात कर रहे हैं कि घर में क्वारंटीन किस तरह किया जाता है। जो एसओपीज बनाए गए थे वो ये थे कि आपके मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा हेल्थ जो है उसके डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे, घर का विजिट करेंगे, घर में देखेंगे कि किसी जगह पर किसी को क्वारंटीन रखा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हमारे 70 to 80% ऐसे लोग हैं जो 5 मरले 3 मरले के घर में पूरी पूरी फैमिलीज रहती हैं। पॉसिबल ही नहीं है आप वहां पर कर सके, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई घरों में जाके ये इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करेगा। देखो कौन करेगा, ये आप जिस तरह केसेस आ रहे हैं, किसने करना है, कौन यकीनी बनाएगा, कौन बताएगा कितने घरों में जाके आपने सर्वे किया और कहां पर आपने लोगों को परमिशन दी है। तो इसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। इन सब चीजों का अल्लाह ही हाफिज है, केसेस बढ़ते जाएंगे। जो मामला आ रहे हैं ना वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के आ रहे हैं कि सांस का मामला जो है वो लोगों में ज्यादा आ रहा है। ऐसे ही है। आप किसी जगह जा रहे हैं आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप किसी जगह हॉस्पिटल में जा रहे हैं आपको बेड नहीं मिल रहा। तो इस बीमारी का या वबा का जो बुनियादी था, जो इशू था, जो इफेक्ट करती थी वो यही था कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो शॉर्ट होती है, आपका सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब वो केसेस देखें, पहले ये था कि चीजें चल रही थी इधर उधर से, अब आप और हमारे और सब लोगों के सर्कल जो है जिसमें आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके दोस्त अब भी हैं, अब उनमें ये चीजें इफेक्ट होना शुरू हो गई, अब उनमें केसेस आना शुरू हो गए, आपको पता चल गई हैं। ऐसे ही अगर वहां तक केसेस अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं तो अभी तक गवर्नमेंट जो है वो जो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही और अवाम उससे बढ़ गए, अवाम उससे बढ़ गए। तो मैं गवर्नमेंट की संजीदगी इस चीज से ही हमें पहले दिन से नजर आ रही है कि गवर्नमेंट ये कह देती है, सीएम साहब की स्टेटमेंट है कि जी एसओपीज पर अमल जो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट की संजीदगी सिर्फ यहीं तक है, कह दिया जाता है कि जो एसओपी पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसओपी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, कब यकीनी बनाएंगे? इतवार के दिन की हम खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपको नहर पे रश नजर आ रहा है, आपको ग्रेटर इकबाल पार्क में रश नजर आ रहा है, आपको इसके साथ साथ गुलशन इकबाल पार्क में रश नजर आ रहा है। तो ये हम एसओपी पर अमल दरामद करें? देखें, ये नाम की स्टेटमेंट्स हैं, ये अखबारात में छपने के लिए तो खूबसूरत लगती हैं लेकिन अमली तौर पर यह नज़र नहीं आती। आप मुझे बताएं, जब शॉपिंग हुई ईद के बाद, उसके बाद हमारे सूबाई वजीर तिजारत मियाँ असलम इकबाल साहब मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते रहे, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते रहे, दुकानें सील होती रही, 4-5 दिन एक्सरसाइज रही, ख़त्म हो गई। मुझे ये बताएं कि एक बाजार है जिसमें कोई 8-10 फीट की गली है, उसके अंदर दुकानें ही दुकानें हैं। आप इचरा बाजार की बात कर लें, आप बागबानपुरा बाजार की बात कर रहे हैं, शालामार के इलाकों में जो आपके बाजार हैं वो रामगढ़ टाउनशिप बाजार, रामगढ़ बाजार, ये वो बाजार हैं जो कंजस्टेड है, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद, गड़ी शाह के इलाके बहुत सारे हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग आएंगे और फिर आप कहें कि एक दुकान के सामने हम एसओपीज पर अमल दरामद करवाएंगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल हर आने वाला ग्राहक जो है उसके साथ 2-2, 3-3 लोग हैं, वो आएंगे, बच्चे भी साथ हैं, खवातीन भी साथ हैं, वो पूरी पूरी फैमिली आई हुई है, वो निकली हुई शॉपिंग करने के लिए। ये सारी चीजें एसओपीज पर उस वक्त अमल दरामद होता है जब आपके पास कवर्ड एरिया हो, जब आपके पास कवर्ड एरिया होगा, जिस तरह आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, वहां पर ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, या फिर बड़े बड़े जो आपके स्टोर्स हैं
वहां पर ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। जहां छोटी दुकानें हैं, जहां छोटे बाजार हैं, वहां पर ये पॉसिबल ही नहीं है। आप स्टेटमेंट देते रहे, आप लोगों को खुश करते रहें कि एसओपीज पर अमल दरामद करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहेंगे कि हमें सख्ती करना पड़ेगी, और पता नहीं कदों सख्ती करनी है। देखें आप पानी जो है वो सर से गुजरता जा रहा है, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब देखें शराबात बढ़ती जा रही है और आप लोग बड़े आराम से बैठे हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, ये हम लोग मजदूर को नहीं मारना चाहते। भाई मजदूर तो वापस ही नहीं आया ईद के बाद, लाहौर को उन्होंने रुख ही नहीं किया। आपका लाहौर शहर बताता है कि मजदूर वापस नहीं आया। और फिर फाकों से चाहे एक फैमिली में एक बंदा मरे, यहाँ तो कोरोना वायरस पूरी फैमिली को जो है वो लेकर बैठ रहा है, पूरी फैमिली उसका शिकार होती चली जा रही है, और पूरी फैमिली से हमें इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। तो खुदारा, अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने देखा भी है सिप्रा साहब, जिन्होंने मिसाल कायम की है कि उन्होंने हेल्प की है लोगों की, मुश्किल वक्त में लोगों के घरों में राशन उन्होंने पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसपास लोगों की मदद कर देता है। लेकिन ये वायरस तो आपकी पूरी फैमिली को, फिर उन फैमिली के अरकान जिनके घरों में आप जा रहे हैं, उनको तक लेके बैठ रहा है। देखें, अब आप कह रहे हैं कि हमारा पीक सीजन आ गया है। हम जो जुलाई में, अगले महीने में हम लोग जो है इससे ज्यादा केसेस हमें सामना उसका करना पड़ेगा। अब मुझे बताएं कि एहसास कफालत अब आपकी कहाँ है? बिल्कुल आपके वो शामियाने और वो कुर्सियां और वहां पर वो डिसइंफेक्शन के लिए टनल और पुलिस का बैठना और सिक्योरिटी करना और फिर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना कि ये नया पाकिस्तान है, वो सब खत्म हो गया ना। ये प्लानिंग है ना, नाकिस प्लानिंग का नतीजा है वो। फिर वही तो कह रहा हूं ना, ये सारी चीजें आपने खत्म कर दी। इस वक्त जब मार्केट्स के हाल हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। आप मसाजिद को तो आपने कहा था हम इस तरह एसओपीज पर अमल दरामद करने देंगे, मदारिस आपने कहा हम नहीं खोलने देते। मसाजिद में आज तक एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है। ऐसे ही है। देखें, नमाज जुमा हो, बाजमात नमाज हो, आपके उलमा इकराम आपके साथ खड़े हुए हैं, ऐसे ही है। लेकिन आपकी ताजर बरादरी आपके साथ नहीं खड़ी हुई, और वो कभी खड़ी भी नहीं होगी, नहीं पॉसिबल है, वो खड़ी भी नहीं होगी। उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पर उन इलाकों में उनकी दुकानें हैं, उन इलाकों में वो कारोबार करते हैं जहां जो आपके बनाए हुए एसओपीज हैं, इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी नजर आ रही है कि मास्क का इस्तेमाल जब कहा गया, वो भी उस वक्त हुआ जब आपने हजारों के सूरत में चलान करना शुरू किए, आपने उनको जुर्माना करना शुरू किया। साहब, एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। सिंध में ये कहा जा रहा है कि मवेशी मंडियां नहीं लगाई जाएंगी, यहाँ पर भी फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। तो आपका एक कमेंट इस पर मुझे चाहिए कि इस पर प्लानिंग करना अभी से ही कितना जरूरी है? देखें, अगर मवेशी मंडियां नहीं लगेंगी तो इसका मतलब लाहौरिये आपके 80% जो लोग हैं वो आपका ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी से महरूम हो जाएगा, अदायगी नहीं कर सकेंगे। आपका जानवर बाहर से आना है, आपका सारा जनूबी पंजाब से जानवर आता है, वो बहावलपुर तक के लोग जो हैं आपके पास यहाँ आते हैं। अगर अभी से मेरे ख्याल में जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, आप मंडी मवेशी में एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। देखें, उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने खरीदारी के लिए भी जाना है, उतनी ही बड़ी तादाद में जानवर वहां पर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वो रोजाना की बुनियाद पर 24 घंटे एक प्रोसेस चल रहा होगा, जानवर आ रहे होंगे, खरीदार जा रहे होंगे, जानवर आ रहे होंगे, खरीदार जा रहे होंगे। तो इसके लिए अगर हुकूमत चाहे भी सही तो मेरा ख्याल में मुश्किल हो जाएगा। और ये ऐलान कर देना कि मंडी मवेशियाँ नहीं होंगी, तो ये मेरे ख्याल में कबल अज वक्त है, अभी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अभी तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में जाकर कहीं 25 जुलाई को जाकर जब आपके 10 दिन रहते होंगे ईद में से, तो उस वक्त जाकर लगनी है। तभी तो 1.5 महीना पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी से आपने स्टेटमेंट दे दी, इसका क्या मतलब है कि जुलाई का एंड भी खतरनाक होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और मंडी मवेशी अगर नहीं लगती तो मेरे ख्याल में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। मज़ाफात में तो जाएंगे ना खरीदने के लिए लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका क्या होगा? उसका हल या फिर यह कि आप लाहौर शहर में ना लगाएं, आप मज़ाफात में लगा दें। लेकिन बात वही है कि लाहौरिये ही जाएंगे ना, वहां पर लाहौरिये जाएंगे, वही खरीदारी करके वापस आ जाएंगे। तो ये वायरस इस तरह फैलेगा। लेकिन ना लगना और फिर डिसीजन ले लेना कि नहीं लगेंगे, मैं इस हक में नहीं हूँ। मवेशी मंडियां लगनी चाहिए, चाहे कोई एसओपीज बनाया जाए, चाहे कोई इस तरह की हिकमत अमली बनाई जाए, हम कर सकते हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद होना चाहिए। एसओपी की जहां हम बात कर रहे हैं, एक पिक्चर न्यूज़पेपर में है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगी। हमने ट्रैफिक पुलिस को भी टास्क दिया है कि एसओपी पर अमल दरामद कराना है। फैमिली ने मास्क तो जरूर पहना है, लेकिन इशू क्या है कि आप इतने सारे बच्चों को लेकर, 4 बच्चे आपने मोटरसाइकिल पर सवार किए, आप घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? बार बार लोगों से रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि सिर्फ जरूरी काम के लिए निकलें, छुट्टी का रोज है, आप घरों में रहें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ये चीजें एसओपी की खिलाफ वर्जी हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि एसओपी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इन चीजों को हमने देखना है, इन पर अमल करना है, ताकि हम
इस मुश्किल से बच सकें। अगली खबर की तरफ जाते हैं। अगली खबर है जी, फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना फैलाव को रोकने के लिए बेहतरीन जरिया है, तो इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा सिप्रा साहब? पता नहीं कौन सा टारगेटेड इनका लॉकडाउन है। अब मुझे तो लगता है कि है कौन सा लॉकडाउन, मुझे आज तक बता दें कि आपका स्मार्ट लॉकडाउन कौन सा है और लॉकडाउन कौन सा है, सिवाय कि आप बैरियर्स लगा कर पुलिस वालों को खड़ा कर दें और वहां पर ट्रैफिक की लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगवा दें। मुझे तो यही लॉकडाउन आज तक नजर आया, चाहे आप 2-2.5 महीने 3 महीने की बात कर लें, यही हालात नजर आए हैं। ऐसे मुझे बता दें कि टारगेट अगर आप कर रहे हैं लॉकडाउन, कौन सा एरिया कौन सा है ना, कोई चीज बताएं कि आपने कहा कि ये एरिया हमारा ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, इसमें पेशेंट हमारे ज्यादा हैं और हम इसको सील करने जा रहे हैं यहाँ पर, या फिर मॉनिटरिंग सख्त करने जा रहे हैं। कोई एक ऐसा एरिया बताएं, नहीं है। लाहौर शहर में शुरू में देखिए आपने 10-12 मकामात को सील भी किया, आपने गलियों को बंद भी किया, उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, ईद आई, सब खत्म हो गया। इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोरोना इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, हालात ये लग रहे हैं, लेकिन सूरत हाल उसके सारी बरक्स है, आपके पेशेंट निकल रहे हैं। सूबाई वजीर साहब मुझे बता दें कि टारगेटेड जो आपका है लॉकडाउन वह कहां पर हो रहा है, कोई एक मार्केट आपने टारगेट की? टारगेटेड लॉकडाउन की असल डेफिनेशन क्या है, हमें ये भी बता दें। कोई समझ नहीं है। इससे तो यही लग रहा है कि आपने किसी चीज को टारगेट किया है, आपने उसको बनाया कि यहाँ पर केसेस ज्यादा हैं और वहां पर एसओपीज पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन कोई ऐसी मार्केट आज तक तो नहीं नजर आई जहां पर कहा गया हो कि ये मार्केट जो है यहाँ एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, हमने इसको टारगेट कर लिया है, इसमें एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी होगा, शहरी आए आराम से खरीदारी करें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जगह पर भी नहीं है। और ये जो आपका संजीदगी का आलम है, इसकी वजह से फिर अल्टीमेटली मैं तो फिर हुकूमत का तो मुझे पता नहीं है, अवाम से हमें रिक्वेस्ट करना होगी, पब्लिक से बार बार रिक्वेस्ट करना होगी कि अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का, अपने अजीज़ व अकारब का, अपने अड़ोस पड़ोस हमसाया जो आपके पास रह रहे हैं उनका ख्याल रखें। बिल्कुल आप अपने मोहल्ले का, अपने टाउन का ख्याल रखें, अपने शहर का बिलखसूस ख्याल रखें। ये ना हो कि आने वाला कल हमारे लिए मुश्किल हो जाए और हमें यहाँ गुजर बसर करना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हालात तो इसी तरह से नजर आ रहे हैं और अगर हम खुद एहतियात नहीं करेंगे, दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को एहतियात का नहीं कहेंगे, तो आने वाला वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, लाहौर एयरपोर्ट के तरफ बुलंद इमारतें तैयारों के लिए खतरनाक करार दी गई हैं। 15 किलोमीटर के इलाके में कई बिल्डिंग्स गैर कानूनी तामीर की गई, मरासला जारी कर दिया गया है। इससे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। हम परिंदों के वाकयात देखें, उससे भी बहुत ज़्यादा परिंदों के टकराने के तैयारों के साथ वाकयात सामने आए और इस पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये सिप्रा साहब नज़रअंदाज है मामला अभी तक? देखो मुझे बताएं, गैर कानूनी तामीर की गई हैं बिल्डिंग, हो गई है ना, तो अब हम क्या करें भाई? आपके जो मुतलका लोग हैं, जो आपके मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं, वो उन्होंने उस बनने दी ना, उसकी तामीर मुकम्मल होने दी। हाँ, उनके नक्शे किसने पास किए? अगर नक्शा नहीं पास किए है तो उसके बाद अगर नक्शों के बगैर गैर कानूनी तामीरात हैं तो किस तरह हो गई? आप हमारे यहाँ यही इशू है ना कि जब भी कोई ना कोई खुदा ना खास्ता हादसा होता है, कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, फिर हम लोग सोचते हैं कि ये हमें करना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था। ये मरासला है एविएशन की जानिब से सिर्फ अपने से जिम्मेदारी ख़त्म करने के लिए है कि भाई खुदा न खास्ता अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोई हादसा होता है बिल्डिंग्स की वजह से, तो ये लेटर निकल आ जाएगा। हमने तो 2020 में लिखा था लेटर कि आपकी बिल्डिंग जो है सराउंडिंग में आपके जो होल्डिंग्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, अंटीना है, वो सब जो है वो खतरनाक था, इसलिए ये हादसा हो गया। बात यह है कि बिल्डिंग जब बन रही थी, जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, आबादी बढ़ रही थी, आपके टाउन्स, आपकी हाउसिंग स्कीम सब कुछ बन रहा था, आपकी कमर्शलाइजेशन हो रही थी, कमर्शियल होटल्स बन गए, प्लाजा बन गए, सब बन गया। उसके बाद अब आपको याद आया कि कराची में एक इंसिडेंट हुआ, अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से कई लोग जो हैं वो इस खाले के हकीकी से जा मिले। उसके बाद आपको यह आ गया कि हम, मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले भी जब टायर खुले थे एक प्राइवेट जो एयरलाइन का जहाज था उसके बाद भी यही चला था कि हम इसको करेंगे। उसके बाद एक परिंदा टकराया और फिर उसके बाद उसको हंगामी लैंडिंग करना पड़ी थी। उसके बाद ये एक लेटर जारी हुआ कि परिंदे जो हैं बड़ी तादाद में घूमते हैं, इसलिए उनकी उड़ान की वजह से जो हत्यारे हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। बात यह है कि जब आबादी होगी, जब आपके रनवे के साथ, आपके एयरपोर्ट के साथ आबादी होगी, तो आबादी के इलाकों में आपके परिंदे जो हैं वो आएंगे। बिल्कुल, उन्होंने खाना पीना, उनका दाना ये जो बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखे ना, जो लगवाने वाले हैं ना, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने लगे हुए हैं, इनके अपने एयरपोर्ट इंतजामिया ने भी लगवाए हुए हैं।
तो वो बोर्ड इनको नहीं नजर आते। बिल्कुल ऐसे ही बात वही है कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने की बजाय आप एक पर्चा, एक फोटोकॉपी निकाल देते हैं प्रिंटर से कि हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। ऐसा नहीं है। को बता दिया आपने, अगर आप DGLDA को तहफुजात से आगाह कर दिया। देखना कल को पकड़े जाएंगे वो तो ये कहेंगे भाई DGLDA ने किया है, DGLDA ने किस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किस तरह कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी। अल्टीमेटली आप उन पर सारा मलबा डाल देंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगी बात ये नहीं है। अगर आपको तहफुजात हैं तो फिर देखें कि इस पर ऑपरेशन होता है, नहीं होगा। बिल्कुल आपके बाअसर लोग हैं। लेकिन सिप्रा साहब मुझे बताइए, LDA जिम्मेदार इदारा है, इतने बड़े मामले पर LDA क्यों चुप है? जब उस पर तहफुजात का इजहार कर दिया गया है तो इस पर LDA की जानिब से भी तो अब नोटिस लेना चाहिए। देखें अब इसमें बहुत सारी चीजें, आप इसमें और आपके 2 बोर्ड्स भी इन्वॉल्व हैं, LDA भी है, उसके बाद 2 बोर्ड्स भी हैं, आपके लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड भी है, आपका वाल्टन बोर्ड भी है। अब देखना यह है कि आपके अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सराउंडिंग में जो तामीरात हो रही हैं उसके नक्शे कौन दे रहा है? इन बोर्ड में से कोई दे रहा है या फिर आपका LDA दे रहा है या फिर आपके जो जोन्स हैं, जो आपके जोन इंतजामिया जिनको हम टाउन की इंतजामिया कहते हैं, माजी में ये नक्शे दिया करते थे, इनकी जानिब से दिया जा रहा है। आपने लेटर तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और DGLDA को लिख दिया है, लेकिन बात यह है कि जो तामीरात बन गई हैं जिनको आपने कह दिया है कि ये खतरनाक हो सकती हैं और खुदा ना खास्ता किसी जगह पर आगे या किसी मकाम में मुस्तकबिल में ये अगर किसी हादसे का सबब बनती हैं तो मुश्किल होगी। आज आए ना, आप सब लोगों को बिठाएं, एविएशन आए, आपके DGLDA बैठे, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बैठे, सारे लोगों को बिठाएं, उन्हें कहें कि यार ये बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान का बाइस बन रहा है, आप इनको गिराएं। बिल्कुल ऐसे ही आपने पूरे शहर में गिराया ना, प्लाजे खत्म किए आपने, हाई राइज बिल्डिंग जो है गिराई आपने, गिरा सकते हैं। तो सेंसिटिव जो जगह उसकी क्या वजह है कि बाअसर शख्सियात है। बिल्कुल आपने सही कहा भाई, बाअसर शख्सियात चाहे वो सियासी हूं चाहे वो कारोबारी हूं, हुकूमत उनके सामने नहीं खड़ी हो सकती। यही वजह है कि वो बन भी गई, सारी चीजें ऑपरेशनल भी हो गई। उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी खत्म करने के लिए आपने एक मरासला भेज दिया, बस कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई वाकया होता है तो आप पर जिम्मेदारी नहीं आएगी ना। हमने तो मरासला लिख दिया। आप तो कह देंगे, अगर खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में होता तो आप तो कहेंगे भाई जून 2020 में हमने ये लिखा था, ठीक है ना। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी है कि जब रनवे वो जहाज स्लिप हुआ था उस वक्त भी यही मामला सामने आए थे, जब परिंदे टकराए और हंगामी लैंडिंग करना पड़ी उस वक्त भी यही हालात है। आपने लेटर लिखा, उसके बाद आपने खत्म लेकिन हमारे यहाँ ये है कि आप सिर्फ एक लेटर लिख देते हैं, बरीउस जिम्मा हो जाते हैं, कल को कुछ भी होगा तो आप वो लेटर दिखा देते हैं कि हमने तो ऑलरेडी आगाह कर दिया था, अब जिम्मेदारों का तयन किया जाए, कमेटियां बनाई जाए और फिर वो मामला उसी तरह से फाइलों की नजर होकर बंद हो जाते हैं। अगली खबर की तरफ जाएंगे। हाई राइज बिल्डिंग के लिए वासा टीपा मोहलियात 7 रोज में NOC देंगे। ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट नफाज के बायस बिल्डिंग प्लान 25 जून तक MCL हेडक्वार्टर में जमा करवाए जा सकेंगे। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? मुमकिन नहीं है 7 दिन तो फाइल ही रुलती रहेगी, ओहदे कुल जाओ उस कुल चले जाओ, अफसर नहीं आए, फलां नहीं है, ये बात नहीं है। ये 7 दिन का डेडलाइन देना ये कोई आसान काम नहीं है। काम होने लग जाए तो लोगों की मुश्किलात ना आसान हो जाए। ये नक्शा लेना है। नक्शा लेने का पता है लोगों को, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जिनको पता है नक्शा किस तरह लिया है वो सब लोग जानते हैं कि नक्शा किस तरह आपको मिलता है, चाहे बिल्डिंग बनानी है चाहे आपने घर बनाना है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया ये फैसला करने जा रही है कि अगर एक बंदा कोई चीज लेना चाह रहा है और उसकी दरखास्त सबमिट होती है तो उसमें आपके जो लोग आपके इन्वॉल्व हैं, डिपार्टमेंट टीपा, वासा और उसके साथ माहौलियात को क्यों ऐड किया गया है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने किसी जगह पर इंडस्ट्रियल सेक्टर आपने लगाना है या सनत कोई लगानी है, तो उसमें आपको NOC उस इलाके से माहौलियात आपको देता है कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, यहाँ पर आप सनत नहीं लगा सकते, तो अगर NOC ना मिले तो आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। बात यह है कि अगर मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि 7 दिन में ये सारा प्रोसेस होगा, लेकिन मैं राव दिलशाद साहब ने ये खबर दिया, मैं तवक्को भी करूंगा कि 7 दिन में अगर कोई एक एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए तो मेरे ख्याल में इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे भी बताइएगा कि 7 दिन में किसी चीज की कोई आपका ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने इनको नक्शा दे दिया कि अपना घर बना ले, ये पॉसिबल नहीं है। सिप्रा साहब मुझे बताइएगा, वाकई हम ये सुनते हैं कि ये नक्शे का हुसूल जो है ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, लोगों की दौड़े, कभी यहाँ इस दफ्तर में जाएं कभी इस दफ्तर में जाएं, लोगों को परेशान भी किया जाता है। तो ये सिर्फ चीजें सिर्फ खुद से की जाती हैं कि एक्चुअली इसमें इतनी रुकावटें हायल होती भी हैं? रुकावटें हायर क्यों की जाती हैं? आप उस ऑफिस में चले जाएं, किसी और ऑफिसर के पास चले जाएं, बेसिकली
रिश्वतस्तानी होती है पैसे आपकी। लेने के लिए मैं तो ये बड़ा सब ओपन बिल्कुल, कह रहा हूँ, बिल्कुल। आप रिश्वत लेने के लिए ये चीजें कर रहे होते हैं। आप एक कंज्यूमर को या साइल को उस लेवल पर लेकर जाते हैं कि वो कहे कि मेरे से ये 10, 20, 50 लाख ले ले और मेरा काम आराम से हो जाए, और वो जब देगा तो पटवारी भी ठीक हो जाएगा, आपकी इंतजामिया भी ठीक हो जाएगी, नक्शा भी बन जाएगा, कोई इन्वायरमेंट का माहौलियात का भी कोई इशू नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जहां कायदे आजम आ जाएगा, जहां पर साहिल चला जाएगा वहां पर सारी चीजें उलट हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 7 रोज में एनओसी देना ये बहुत बड़ा दावा है। मैं तो इसको दावा कहूंगा, इसलिए कह रहा हूं राव साहब को, अगर किसी जगह पर ये 7 रोज में कोई एनओसी किसी को दे देता है तो उसको एग्जाम्पल बनाए और उसको अप्रिशिएट करे, और देने वालों को लोगों को दिखाएं कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने 7 रोज में एनओसी दे दिया। और मुझे 100% यकीन है कि ये कभी मैं 14 दिन देता हूँ नहीं होगा, पूरा महीना दे देता हूँ नहीं होगा, कोई एग्जाम्पल नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप, जो हालात नजर आते हैं उसके मुताबिक 7 दिन का वक्त दे देना वाकई। खैर अगर ऐसा कुछ होता है लोगों को दिखाएं ताकि वो भी सुख का सांस लें कि कहीं ना कहीं तो उनका मसला हल होता हमें नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे, हमने अगली खबर भी डिस्कस करनी है और ये हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे को खसारे का सामना है, इसकी वजूहात क्या है, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं रेलवे को खसारे का सामना है, और अभी एक पिक्चर भी मुझे यहाँ पे न्यूज़पेपर में नजर आई है कि रेलवे स्टेशन सुनसान पड़े हैं। कोरोना वायरस और मुसाफिर ना होने की वजह से रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा है, ये पिक्चर शेयर की गई। सिप्रा साहब क्या कहेंगे, खसारे का बार बार रेलवे का जिक्र किया जाता है, खसारा तो हमने पहले भी रेलवे का बार बार देखा है। देखिए रेलवे डिपार्टमेंट, मैंने भी इसकी रिपोर्टिंग की हुई है, रेलवे का डिपार्टमेंट उस वक्त प्रॉफिट में आएगा जब आप माल बरदार गाड़ी चलाएंगे, बिल्कुल, उसके बाद पॉसिबल ही नहीं। आप कहें कि हम ये मुसाफिर जो गाड़ी है इसको चलाकर हम अपने खसारे को ख़त्म कर लें, ये आपको वजीर साहब को भी पता है, आपके रेलवे की मैनेजमेंट को भी पता है, सबको पता है। कोरोना पे सब चीज़ें अब डाली जाएंगी, कोरोना पे हमारी इकॉनमी भी डाल दी जाएगी, हमारे मुल्क के जो डूबते हुए हालात हैं इनको भी कोरोना पर डाल दिया जाएगा, सब कोरोना। अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट शायद शुक्र अदा कर रही होगी, शुक्र है कोरोना आ गया, इसलिए ऐसी हाथ में आई है जिसमें सारा मलबा डाल दें, मलबा डाल दें। बात यह है कि आपने 2 महीने तो कोरोना आ गया, तो 10 माह आपने क्या किया? बिल्कुल सही कहा आपने 10 महीने में अगर प्रॉफिट कमाया तो 2 महीने का तो उसको बैलेंस कर देना चाहिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आम जो ट्रेनें आपकी हैं ये हमेशा, जब मैं रिपोर्टिंग करता था उस वक्त बलोर साहब होते थे वजीर, उसके बाद आपके ख्वाजा साद रफीक भी वजीर रहे। उस बलोर साहब के दौर में कहा जाता था कि उनको ट्रांसपोर्टर हैं इसलिए इस रेलवे को चलने नहीं दे रहे। ख्वाजा साहब के दौर में आता रहा जी ये करप्शन है जी, इस वजह से नहीं चलने दे रहे। चलो शेख रशीद साहब आ गए, एक दफ़ा फिर आ गए, उसके बाद बता दें कि रेलवे कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ जितनी देखें ना ट्रांसपोर्ट है ना, अगर वो मुसाफिरों से भरकर उसको ले जाएंगे तो वो प्रॉफिट इतना नहीं है, लेकिन अगर वो आप उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट के तौर पर अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। इसलिए रेलवे का भी उस वक्त यही लोग सारे कहते थे और आपके वुज़रा भी यही कहा करते थे कि जब तक हम माल बरदार गाड़ी को नहीं चलाएंगे, उसको बेहतर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आपने मुसाफिर जो ट्रेन है उसको तो बंद कर दिया, आपने माल बरदार गाड़ी को क्यों रोका? आप उसको बढ़ाते, आप उसको चलाते, उसके बाद उससे भी इनकम लेते, उसके बाद होता। तो मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाएगी, लेकिन रेलवे हुकाम या रेलवे की इंतज़ामिया ये कभी नहीं कहेगी कि रेलवे आज प्रॉफिट में चला गया या रेलवे आज मुनाफा कमा रहा है। और पिछले कुछ 10 साल से तो मैं भी यही सुन रहा हूँ कि रेलवे खसारे में है, खसारे में ट्रेनें चली भी जा रही हैं, सफ़र भी लोग कर रहे हैं और इंजन भी नहीं आ रहे हैं, अरबों रुपए की तनख्वाहें भी अदा हो रही हैं, करप्शन केसेस भी आ जाते हैं, लोग जेलों में भी चले गए हैं, निकल भी आए हैं, लेकिन रेलवे खसारे में है और ये मेरे ख्याल में रहेगा। बिल्कुल सही है। अगली खबर की तरफ जाते हैं और अगली खबर हमारे पास है जी, आबादी का फैलाव, शहर में कब्रिस्तान कम पड़ गए, तदफीन का रेट 10,000 रुपए। इंतहाई अफसोस होता है इस तरह की चीजें देख के। आपको समझ नहीं आता कि जीना तो पहले ही इंसान का मुश्किल है, मरना भी मुश्किल किया जा रहा है। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? देखें ये सुनते थे कि किसी सोसाइटी में हो या किसी जगह पे कोई डिपार्टमेंट का कोई कब्रिस्तान हो तो उसमें होता है कि लोग पैसे मांगते हैं कि उनको फीस रखी गई है उसकी देखभाल के लिए, वहाँ जो गोरकन है उसको आपने पैसे देने होते हैं। बात यह है कि गवर्नमेंट लेवल पर अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल, आपके पास इतनी अराजी पड़ी है, लाहौर में पड़ी है, लाहौर के मज़ाफात में पड़ी है, आप कब्रिस्तान बनाएं, उसको मैनेजमेंट करें, उसको दिखाएं कि ये आपने बना रही। आपके प्राइवेट बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन लोगों ने अपने कब्रिस्तान बनाए हुए हैं, सोसाइटीज ने इवन बनाए हुए हैं, तो उन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बड़ी अफसोसनाक है, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए।
ये पैसे लेने वाले, ये कोई बात समझ नहीं आती, बनती वही ना नहीं कि नजर आ रही कि आप मैयत की जिंदगी तदफीन में तो करने जा रहे हैं। लोग परेशान हाँ। हैं ही हैं। आप जब इतना मुश्किल वक्त है, 10,000 रुपए आप तदफीन के लिए भी ले रहे हैं, तो कहाँ कोई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो 10,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकेगा वो क्या करेगा? कि नहीं होगी तदफीन, रोक लेंगे। और बड़ी दफा मिसालें हैं को आप उनको कब्र नहीं बनाने देते, लोग बेचारे सिफारिशें करवा रहे होते हैं। हम लोगों को भी लोग कहते हैं कि सिफारिश कर दें टाउन इंतजामिया को, वो हमें कब्र की खुदाई करने दें, हमने तदफीन करनी है। बात यह है कि अब मैं क्या कहूँ, रियासत मदीना के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन रियासत मदीना क्या थी, मेरे ख्याल में थोड़ी तारीख पढ़ लें तो उनको पता चल जाएगा। ये फैसला जो है ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इस पे तो मैं क्या, आप भी मुत्तफिक होंगे, आपके मुमताज़ आलिम दीन भी इस पर मुत्तफिक होंगे, बल्कि हर शहरी इस पर मुत्तफिक होगा कि तदफीन के पैसे नहीं होने चाहिए, कब्र के पैसे नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट को ये डिसीजन वापस लेना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं तो गरीब कहाँ जाएगा? उसके लिए तो जीना भी मुश्किल है और मरना भी इंतहाई मुश्किल कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब आपका। ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम बात करने वाले हैं बजट के हवाले से। आज 2 बजे बजट पेश किया जाएगा और कहा जा रहा है कि मुल्क की तारीख का ये फ्रेंडली बजट होगा, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, आवाम के लिए भी। 22 खरब 40 अरब रुपए का ये बजट होगा। अब ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए अगर फ्रेंडली बजट है, जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, इसको किस कदर संभाला दे सकता है बजट, आम आदमी के लिए इससे कितना फायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कैस असलम, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, अभी बजट तजावीज़ जो थी उसकी डिटेल्स आपने भी तमाम तर सुनी और दावा ये किया जा रहा है कि मुल्क की तारीख का ये बेस्ट बजट है जो कि आज पेश किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखें, जो हालात हैं वो मुश्किल हैं। एक तरफ तो इकॉनमी पाकिस्तान की अपनी इनकी रिपोर्ट के तहत -0.4 पे 38 पे आ गई हुई है, जिसका मतलब ये होता है, स्पेशली एग्रीकल्चर को अगर हम छोड़ दें तो इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव करना एक मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, चलती इंडस्ट्री को रिवाइव करना कोई ऐसा इशू नहीं है, उसमें स्ट्रक्चरल, मगर जब वो बंद हो जाए, जब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, वो अपना पैसा किसी और मुल्क में ले जाएं या कहीं और इन्वेस्ट कर दें, तो फिर गवर्नमेंट यही कर सकती थी कि टैक्स छूटें दे दे उन इंडस्ट्रीज़ को एंड सच फोर्थ, बट एट द सेम टाइम हाथ से पकड़ के उनको इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। असल इशू इस वक्त जो मेरा ख्याल है, और पंजाब के लिए भी है और फेडरल के लिए भी है और दूसरे सूबों के लिए भी है, कि खुद गवर्नमेंट एक ख़ास लेवल पे डेवलपमेंट करना शुरू करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो फिर वो इंसेंटिव जो हैं प्राइवेट सेक्टर को जो दिए हैं इस बजट में, वो कामयाब होने अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सिर्फ मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं तो 18 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ उनको दिया जा रहा है। अब आपको क्या लगता है, इससे कुछ संभाला होगा हमारी डूबती मैशत? जी, टेक्निकली स्पीकिंग होना तो चाहिए कि, और अब ये क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ भी दे दी हैं इनको, शायद इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे कर दिए हैं, तो और कई जगह आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा कि सब्सिडीज़ भी मिलेंगी, मगर अपना जो कम्पिटिटिव एटीट्यूड है वही ना हो तो फिर मरातम से तो काम नहीं बनेगा। तो बट एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़रूरत है कि वो भी मुल्क के अंदर हिस्सा डालें। बट गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक ख़ास लेवल पे टैक्स छूटें दी हैं चीज़ों को। जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है इनपुट प्राइसेस पे। जब तक आप इनपुट प्राइसेस पे टैक्स माफ़ नहीं करेंगे और प्रॉफिट्स पे नहीं लगाएंगे, ये इकोनॉमी जो है महंगी ही रहेगी। इनपुट कॉस्ट, इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि ये जो टैक्स छूटे हैं ये जनरल सिर्फ ना हो, ये इनपुट प्राइसेस पे, मगर अगर आपने तेल पे भी 19% टैक्स लगाना है और बिजली पे भी लगाना है और गैस पे भी लगाना है, तो फिर ये जो आपने टैक्स रिलीफ दी है वो कहीं ना कहीं मिटिगेट हो जाती है, कहीं ना कहीं उसका इम्पेक्ट कम हो जाता है। ये तो दूसरी बात जो है, अगेन अप्रिशिएटिंग द गवर्नमेंट, के टू लिटिल टू लेट की बात है
कि इकोनॉमी को माइनस में जाने से पहले ये सारी छूटें दे देनी चाहिए थी, क्योंकि जो सरमायाकार होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, वो उस वक्त प्लानिंग नहीं करते जब जिसको कहते हैं पानी सर से ऊपर निकल जाता है। बट एट द सेम टाइम लेट अस सी कि इस जो ये मराते दी हैं या छूटें दी हैं उससे कितना मोटिवेट होता है प्राइवेट सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट। सही डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कैस हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, हमने बिजनेस कम्युनिटी की बात कर ली, अवाम के लिए इस बजट में क्या होगा? अवाम की उमंगों पर ये बजट पूरा उतर सकेगा या नहीं? अवाम इस वक्त जिस तरह से परेशानी का शिकार है, फाकों पर आ चुके हैं, तो बताइएगा आवाम के लिए इस बजट में कोई अच्छी उम्मीद नजर आ रही है आपको? नहीं, मैं नहीं समझता कि जब हालात इकोनॉमिकली इतने बुरे हों और ऊपर से कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन्स भी पार्शियल और हों और बहुत सारे बिजनेसेस बंद हों, तो और फिर आप की अपनी रिपोर्ट्स में गवर्नमेंट की शुगर माफिया, आटा माफिया, बिजली माफिया, तेल माफिया का इम्पेक्ट है और उसको मिटिगेट नहीं किया गया, तो अवाम का ये अगला साल तो अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल गुजरेगा। जनरली प्राइसेस बढ़ेंगी जब तक, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मशीनरी के ऊपर है जिसको कहते हैं इंस्पेक्टर्स पे, कि अगर वो कंट्रोल पा लें। मगर हमें पता है हिस्टोरिकली कि हमारे इंस्पेक्टर्स जो हैं उतने एफिशिएंट नहीं हैं, उनके पास इतनी पावर्स भी नहीं है कि वो चीज़ों को। डॉक्टर साहब, जब आप जिक्र ही आवाम के लिए करते हैं, आवाम को अपने रिलीफ देना है, आवाम का सोचना है, लॉकडाउन आप इस वजह से नहीं कर रहे कि आवाम का इस्तेसाल ना हो, तो फिर बजट में आप उस तरह से आवाम दोस्त कुछ नहीं लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर भी तो आप आवाम का इस्तेसाल करें। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स टेक्निकली गलत हैं। बजट होता है गवर्नमेंट को चलाने का, और उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे या एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है या कीमतों में पड़ता है, और फिर हम कह सकते हैं कि, मगर वो इम्पैक्ट को डायरेक्शन के लिए आपकी जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, आपकी एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हैं, आपकी वो जो बॉडीज़ हैं और ब्यूरोक्रेसी है नीचे लेवल पे, जिसका काम है कि चीज़ों को मॉनिटर करे ऑनेस्टली और सैंक्शन करे, वो जब चीज़ें नहीं काम करेंगी तो पॉलिसी जैसी मर्जी बना लें आप, उसका इम्पैक्ट जो है। अब आरती यहाँ एक मिडलमैन का एक माफिया है जो कंट्रोल करता है, जो एग्रीकल्चर से चीज़ें आती हैं और फिर जाती हैं। इसी तरह आपकी मिल ओनर्स का एक माफिया है एंड सच फोर्थ। तो उसको जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे, और उसको ब्रेक करने के लिए आपकी अपनी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। कि हमें पता है, हम करप्शंस की बात भी करते हैं, इनएफिशिएंसी की बात भी करते हैं, पैसे के खुर्द-बुर्द की बात भी करते हैं, ज़ाया की बात करते हैं। पिछली गवर्नमेंट्स में ये होता रहा, आज भी वही लोग फंक्शनरी हैं ना जी गवर्नमेंट के। तो बहुत पॉलिटिकल बयान बड़े सेंसिबली देने चाहिए कि जी ये हमारी रिस्ट्रेंट्स हैं, और उस रिस्ट्रेंट्स में हम आपको कोई का आटा तो पहुँचा देंगे, कीमतों का हम आप पे वादा नहीं करते, या हम कीमतें नीचे करेंगे, क्वालिटी का हम वादा नहीं करते। कहीं ना कहीं तो आवाम को पता होना चाहिए ना जी कि ऑनेस्टी और उसकी लैक जो है कहाँ आती है। हमने कौन सी दुकान पे जाना है जहाँ हम कीमत भी ज़्यादा देंगे और क्वालिटी भी मिल जाएगी। हमारे तो दोनों बातें हैं, मिलावट भी बहुत ज़्यादा है और कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जिससे सेहतें ख़राब होती हैं, जिससे तो उस पर भी जो खर्चा है, फिर दवाइयाँ आपने बढ़ा दी हैं और बढ़ रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल बयान, अब मीडिया इतना आज़ाद हो गया है, इतना कि ये पॉलिटिकल बयान अब मेरा नहीं ख्याल के देने चाहिए। बड़ी कॉन्शियसली आपको अपनी रिस्ट्रेंट्स बता के कि इन रेस्टोरेंट्स में हम जो कर सकते हैं। और अब फिर लोगों में इतना माशाल्लाह से शऊर आ गया है, लोग चीज़ों को इस तरह से देखते हैं और पूछते हैं कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, रिलेट की जाती है माजी से। यहाँ बैठ के सिर्फ हम ही नहीं रिलेट कर रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि माजी में भी हुकूमतों में यही होता रहा, अवाम के बारे में नहीं सोचा गया और अब भी कुछ नया नहीं। ऐसे ही है, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं और वो जो लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो वही हैं जो पिछले 70 साल बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून और इंस्टीट्यूशंस हैं जो आज 21वीं सदी में नहीं काम करते। बिल्कुल सही। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लाने हैं एंड सच फोर्थ। कौम अनएजुकेटेड है, कौम के पास स्किल्स ही नहीं है। सही कहा आपने। जिनके पास स्किल्स हैं वो उनको नहीं निकाला गया, डेली वेजर को निकाला गया है। अब आप देखें इस कोविड-19 में दुनिया नई बदल रही है, जो आईटी की दुनिया है, जो आपको रोबोटिक्स है, जो आपको ड्रोन्स के ज़रिए मिल जाएंगी चीज़ें,
तो वो बंदा जो और उसमें भी डॉक्टर साहब हम बहुत पीछे स्टैंड कर रहे हैं, उसका नतीजा भी हम देख आपकी रहे हैं। सर्विस सेक्टर जो 60% इकोनॉमी का हिस्सा है वो भी श्रम किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि हम समझते थे उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स और हम खुद हैं टीचर्स, हम में से बहुत कम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इंटरनेशनल शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमको कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, अवाम की उमंगें क्या हैं इस बजट को लेकर, हम अपने नाजरीन के साथ वो भी शेयर करना चाहेंगे। जी, आपको दिखाते हैं। सर, अगर हमें वफाक जैसा बजट देंगे पंजाब को तो वो तो नुकसानदेह बजट है, क्योंकि उस बजट की हमें समझ ही नहीं है क्या किया है उन्होंने हमारे साथ। यहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनें नहीं बढ़ी, खर्चात इतने ज़्यादा है कि हमारा खर्चा मुश्किल हो गया हुआ है। इन्होंने स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद कर दिए हैं। अब ये उर्दू बाज़ार वाले बेचारे दुकानदार अच्छे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ये कहाँ जाएंगे अब? इनकी रोजी रोटी कहाँ से पूरी होगी? इसका खर्चा कौन उठाएगा? और ये जो बजट आ रहा है इनको हमें रिलीफ देना चाहिए। जो किराएदार हैं, जिनकी दुकानें किराए की हैं, 7 बजे तो ऑफ कर देते हैं। हमारी मार्केट में काम आगे है नहीं तो बेचारे किराए भी कहाँ से देंगे? सर, जो उन्होंने वफाक के बजट में किया है उससे बेड़ा गर्क ज्यादा है। ये पंजाब के बजट में कर देंगे, ना पहले कुछ दिया ना अब कुछ देंगे। पहले उन्होंने 12-12 हज़ार का कहा था गरीबों को देने के लिए, वो भी इन्होंने मखसूस से लोगों को दिया है, सबको कुछ नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि हम लोग किराएदार हैं, घर के किराए नहीं दे सकते, दुकान आए हैं तो उसका किराया नहीं दे सकते, गरीब आदमी पिस के रह गया। इन्होंने कुछ नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने तो हमारा गरीबों के लिए बेड़ा गर्क कर दिया। बजाय इसने ये कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, वो नौकरियां भी छीन रहा है और घर भी छीन रहा है। तो खुदारा इसको चाहिए कुछ गरीब आदमी का सोचे, गरीब लोगों को सोचे। टीआई की हुकूमत आई है भाईजान, तब से कोई महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ी है। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा ही हुआ है। जो भी चीज़ अगर महंगी होने पहले तो वो शार्ट ही हो जाती है। अब चीनी देखें, आपके चीनी इन्होंने कहा है हम आपको 70 रुपये देंगे चीनी, तो आजकल आप जाएं तो आपको भी चीनी उन्होंने पहले ही स्टोर करनी शुरू कर दिया लोगों ने कि चीनी भाई ढेर बढ़ाना है। इसी तरह जो भी चीज़ है महंगाई में इजाफा ही हुआ है, कमी कोई नहीं हुई। अब पेट्रोल है, पेट्रोल देख लें, आपके पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल इन्होंने बंद कर दी। पेट्रोल शार्ट है। जी, अवाम के तासुरात आपने सुने। अवाम की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि ना तो वफाक के बजट में अवाम के लिए कुछ था और ना ही पंजाब से उनको कोई उम्मीद है। इस पर हम बात कर लेते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है एडवाइजर टू सीएम इकोनॉमिक अफेयर्स सलमान शाह साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अवाम की उमंगों पर किस हद तक ये बजट पूरा उतरने वाला है? माजी से किस तरह ये बजट तब्दील होगा? अवाम के लिए क्या है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या है? हमारी मुआशी सूरत हाल के मुताबिक इस बजट को किस तरह से हम देख सकते हैं? क्या कहेंगे सलमान साहब आप? देखो, जाहिर है कि ये वो बजट है जो कि कोविड-19 की वबा के बाद आ रहा है। इससे पहले जो दुनिया थी वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी, और वो दुनिया में आपको पता है कि IMF प्रोग्राम के तहत हम चल रहे थे, जिसमें स्टेबलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे, एक्सचेंज रेट चेंजेस की गई और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना था। तो पूरा एम उस वक्त ये था कि ये आपकी जो ग्रोथ है इसको रोका जाए और स्टेबलाइजेशन की जाए। अब का जो कोविड-19 की एनवायरनमेंट है, इसमें हमारी जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह मुतासर हो चुकी है, और उसकी वजह से बेशुमार वर्कफोर्स जो है वो डिसलॉज हो चुकी है, वो अनएम्प्लॉयड हो गई है। डेली वर्कर्स वेजेस पे जो थे वो अनएम्प्लॉयड है। तो इस वक्त हमारा मेन फोकस है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बनाई जाए। अब हमें पता है कि इस वक्त क्योंकि फैक्ट्रियों में भी लोग बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं, और आपके रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सर्विस इकोनॉमी, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो ये है कि हमने जॉब्स अगर क्रिएट करनी है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्रिएट हो सकती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोशिश ये है कि बजट में हम अपना जो करंट बजट है उसको हम कम से कम करें और डेवलपमेंट बजट को ज़्यादा करें। लेकिन आपको पता है कि करंट बजट में बहुत सी कॉस्ट होती हैं जो बहुत फिक्स्ड हैं, तनख्वाहें हैं और दूसरी चीज़ें हैं, बट पूरी कोशिश है कि उससे जितना भी बच सकता है वो डेवलपमेंट की तरफ डाला जाए। और डेवलपमेंट के साथ साथ हम एक बहुत बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा, तालीम और सेहत हमारी हमेशा से तरजीहात रही हैं, इसके हम नारे भी सुनते रहे हैं, इसके लिए क्या बेहतरी है? इसमें बजट में क्या रखा गया है? देखें, अभी कल इससे पहले कि मैं उस तालीम और हेल्थ पे आऊँ, इससे पहले मैं ये बताऊँ कि कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर में जो रिंग
रिंग रोड का सदर्न लूप है उसका उसका स्टार्ट किया है, उसका एग्रीमेंट साइन हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे, जिसमें तकरीबन 15 बिलियन का ये प्रोजेक्ट जो है ये 1 साल में मुकम्मल होगा। सो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे पंजाब के शहरों में हम शुरू कर रहे हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, जो भी बड़े शहर हैं और छोटे शहरों में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करेंगे। क्योंकि एक चीज़ ये है कि इस वक्त लोगों को रोज़गार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रोज़गार क्योंकि डिसरप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान जो है वो इनको रिलीफ भी देगा और इनके लिए जॉब्स भी होंगे और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये जॉब्स होंगे और उसके पीछे 50-60 इंडस्ट्रीज भी चलेंगी। सो पंजाब में सही, थैंक यू सो मच सलमान शाह साहब। उम्मीद भी ये की जा रही है लोगों की उमंगों पर ये बजट पूरा उतरे, रिलीफ दी जाए, टैक्स फ्री हो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों की सख्त नहीं है कि वो भारी भरकम टैक्स जो हैं वो पे कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने आवाम की गुफ्तगू भी सुनी, ख्यालात सुने। अब हमने देखा वफाक में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया और पंजाब भी उसी डगर पर चल रहा है, उससे बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन परेशान हैं। इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि हम सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, उस पर भी हमने लोगों की शिकायत सुनी है, तो मुझे बताइएगा अब ये लोगों की शिकायत के बजाय बात यह है कि पहले तो IMF की ये शर्त थी कि उनकी शर्त तो शायद ये थी कि कम की जाए, जो गवर्नमेंट शायद रिस्ट्रेंट्स थी। मगर पिछले साल का जो बजट था उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये आया था कि गवर्नमेंट ने शुरू में यही कहा कि जी हम फ्रीज़ कर रहे हैं, और जब बजट पास हुआ तो वो 10% इंक्रीज़ हुई। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा भी यही होगा कि अभी जब पेश हो रहा है तो वो कह रहे हैं हम फ्रीज़ कर रहे हैं, बट प्रेशर जैसे आएगा। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि जो 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन हैं उनकी तो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 8.5% अगर इन्फ्लेशन है तो फ्रीज़ करेंगे तो 8.5% से तो उनकी तनख्वाह बाइंग पावर कम हो गई। बिल्कुल 17 से लेके 19 तक जो है आप फ्रीज़ करें और 20 से लेके 22 तक को कम करें। सही सही। एटलीस्ट अगर मनी इन वेज नहीं कम कर रहा है तो उनकी जो पर्क्स हैं, जो मुफ्त तेल और मुफ्त घर और मुफ्त गाड़ियाँ मिलती हैं और चीज़ें मरातें मिलती हैं, उसमें तो कमी आनी चाहिए और वो रिलेट करनी चाहिए, गरीब आदमी को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर 200 यूनिट तक अगर आप बिजली को फ्री कर दें और ऊपर के जो लोग हैं उन पे ये 200 यूनिट डिवाइड कर दें तो उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको इस नए टैक्स का और नीचे वालों को एक मरात मिल जाएगी। इस किस्म की आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हैं जिससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मगर जब हम जो लोग बजट बनाते हैं वो पार्लियामेंट में हो या गवर्नमेंट में हो, व्हेन दे आर ऑर्डिनरी पीपल, तो वो अपने घर को ज़रा पहले सेव करते हैं और दूसरे पे, और फिर वो अल्टीमेटली नीचे के मुलाजमीन और आम आवाम पे ही सारा बोझ आ जाता है। सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स द कंट्री, बिल्कुल ऑनेस्ट टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मुझे ये बताइएगा, हमारे सेहत के हालात आप देख रहे हैं, तालीम के हालात आप देख रहे हैं, दोनों जगह पर अगर बात की जाए तो हमने दोनों जगह पे ये सुना था तरजीहात होंगी, हम बुरी तरह से इस पे फेल हो चुकी हैं। सेहत भी आपके सामने है, तालीम, अगर स्कूल्स बंद हुए तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम घर बैठ के ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को तालीम की सहूलियात फराहम कर सके। अब उस पर भी हमारे पास बजट उस तरह से नहीं है जो होना चाहिए। देखें, जहाँ तक तालीम का तल्लक है, मैं तो इस मुल्क की तालीम से इतना डिप्रेस्ड हूँ कि एक तरफ मदरसे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं जो सब क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, टेक्निकल हैं जो भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और दूसरी तरफ वो महंगे स्कूल हैं जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं और वहाँ भी इशू है। तो ये डिस्क्रिपेंसीज जब तक दूर नहीं होंगी, आप जितना मर्ज़ी बढ़ा दें
स्कूल नए बनाने बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, मगर उसकी टीचर की कैपेसिटी भी इंटरनेशनल लेवल पे करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये वो चीजें हैं जिन पर अब गौर करने की बहुत ज्यादा बहुत जरूरत है। डॉक्टर जरूरत साहब वक्त कम है, मुझे आपसे इजाजत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अब हमने बजट तजावीज का भी आपसे जिक्र कर दिया है, अवाम की उमंगे क्या है वो भी जिक्र कर दिया है। आज 2 बजे बजट जो है वो पेश किया जाना है, तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि अवाम की उमंगों के मुताबिक ये बजट हो, बिजनेस कम्युनिटी की उमंगों के मुताबिक ये बजट हो। अवाम जो परेशान नजर आ रही है उनकी परेशानी किसी हद तक इस बजट में हमें कम नजर आए, ये दुआ की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र। जब हम कह रहे हैं कि अस्पतालों में स्पेस नहीं है, फिर लोग इतने परेशान नज़र आ रहे हैं, डोनर की तलाश कर रहे हैं कि कोई उनको प्लाज्मा मुहैया कर दे, और इस पर हमने ये भी खबरें सुनी कि अब पैसे लिए जाने लगे हैं। तो सबसे पहले तो हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि खुदारा इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने अगर आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की हेल्प करें, तो ये पैसों वाले चक्कर से बाहर निकल आएँ। ज़िंदगी वो चीज़ है जिसका कोई एतबार नहीं है। आज आप किसी की ज़िंदगी बचाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर अलमिया ये है कि लोगों में जो कहते हैं ना कि आप में सोचने समझने की सलाहियत पैसे के आगे ख़त्म हो जाती है। भूल जाते हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं और मेरे ख्याल से फिर ये मुश्किल भी हमारे ऊपर इसी वजह से आई है। इसका नतीजा ही हम भुगत रहे हैं। इंसानियत अब लोगों में बाकी नहीं रह गई है। खैर इस मुश्किल वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों की हेल्प के लिए मैदान में हैं। ऐसा ही एक जिक्र मैं आपके साथ करना चाह रही हूँ। एक ऐप मुतारिफ करवाई गई है क्योंकि प्लाज्मा की लोगों को ज़रूरत है, इस पे पैसे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से बेहतरीन काम किया जा रहा है, लोगों की फैसिलिटी के लिए किस तरह से ये ऐप मुतारिफ कराई गई है, इसका फ़ायदा क्या होगा, इस ऐप के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। ये एक कोविड प्लाज्मा फाइंडर ऐप है और दानिश इसरार खान जो है वो इस ऐप को लेकर आए हैं। अब इसका मकसद क्या है, किस तरह से इससे लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा, ये दानिश साहब से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी। इस मुश्किल वक्त में आप लोगों की हेल्प के लिए मैदान में आए हैं, क्या मकसद था ये ऐप मुतारिफ कराने का? देखिए मैम, जब हमारा पेशेंट का जो टोल 85,000 प्लस हुआ था पाकिस्तान में, तो सोशल मीडिया पे एक वेव चली जहाँ पे आपको नज़र आया होगा कि हर जितने भी लोग थे ना वो वहाँ पे ढूंढ रहे थे डोनर्स। तो वो लोगों से पूछ रहे थे, मतलब स्टेटस लगा रहे थे, तो काफ़ी वो वहाँ पे ख्वार हो रहे थे। तो वहाँ पे मुझे एक आइडिया हिट किया कि किस तरह के प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे डोनर को पता हो कि यहाँ पे पेशेंट होगा और पेशेंट को पता हो मुझे यहाँ पे डोनर मिल जाएगा। तो तब हमने इस ऐप को मुतारिफ किया, वेबसाइट को मुतारिफ कराया। सही, अब ये बहुत अच्छा काम है। मुझे ये बताएगा इस पे अब लोगों का आपको कैसा रवैया देखने में आ रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैम लोग काफ़ी हद तक बहुत सब सपोर्ट कर रहे हैं हमें। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग भी आ गए यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और डोनर्स ढूंढें ताकि और लोगों को इस तरह फ़ायदा उठाया जाए। सही, मुझे अब ये बताएगा, अब देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो कि डोनर हैं, प्लाज्मा अतिया करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं? इस ऐप को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है? वेबसाइट पे हमारे 4 बटन्स प्रोवाइडेड हैं। तो अगर आप वहाँ पे वॉलंटियर करना चाहते हैं कि वहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं, तो आप डोनेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप एक फॉर्म आएगा, आपने वो फॉर्म फिल करना है और आपको वहाँ पे अकाउंट हो जाएगा मेंशन। तो वहाँ पे जितने भी डोनर्स हैं उनकी लिस्ट में आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप वहाँ पे चाहते हैं कि आपको कोई प्लाज्मा डोनर मिले तो आप वहाँ पे सर्च करेंगे प्लाज्मा डोनर को, तो वो सारी लिस्ट आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। सही, मुझे ये बताएगा, अभी जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जिनमें मैं तो ये कहूँगी कि इंसानियत बाकी नहीं रह गई है, वो प्लाज्मा डोनेट करने के पैसे भी वसूल कर रहे हैं। आप जो डोनर आपसे रब्ता करेगा उसको इस चीज़ में एतमाद में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आया पैसे तो नहीं वसूल किए जा रहे। इसके लिए कुछ किया गया आपकी ऐप की तरफ से, ये लोगों को इंश्योर कराया जा रहा है? हमने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी इसकी प्लाज्मा की सेल या परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हमें पता लगे कि कोई सेल या परचेज कर रहा है तो हम उसका अकाउंट डायरेक्टली वहाँ पे बैन कर देंगे। सही सही, मुझे ये बताया कितने लोग इससे मुस्तफिद हो चुके हैं? काफ़ी लोग मुस्तफिद हो चुके हैं, क्योंकि हमने अकाउंट पहले शुरू में नहीं रखा था, क्योंकि सबके लिए हमने वैसे ही डायरेक्ट अवेलेबिलिटी रखी थी उसकी। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास अकाउंट से टोटल है 700 अकाउंट्स हैं लोगों के। तो जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हमें कहते हैं कि हाँ सर हम कांटेक्ट किया था लोगों ने और हमने प्लाज्मा डोनेट कर दिया अपना। तो उनको शुरू में मुश्किलात आ रही थी कि उनको काफ़ी लोग कांटेक्ट करते थे। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने उनको ऑप्शन प्रोवाइड की जहाँ पे वो अपने आप का अकाउंट हाइड कर सकें। ठीक है, अब उसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट ये है कि हम उनको एक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो अपने आप को वहाँ पे मेंशन कर सके कि हमने डोनेट कर दिया। तो वहाँ पे हमारे हॉल ऑफ फेम में वो मेंशन होंगे
होंगे और बाकी लोग भी इससे मोटिवेट होंगे कि हाँ ठीक है डोनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अब इस ऐप का तरीका इस्तेमाल क्या है, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त काविश दानिश की जानिब से की गई है, तो जो लोग इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसका तरीका इस्तेमाल क्या है वो भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। मेरा नाम दानिश इसरार खान है और मैं टेक्निकल एसेट में एज ए मैनेजिंग पार्टनर हूँ। उसके अलावा मैं यूसीबी में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा आपको अपनी कंपनी की प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना था, जो हमने पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर फैमिलीज़ के लिए आसानी पैदा करने के लिए बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मेन पेज पे 4 बटन्स मौजूद हैं। लुकिंग फॉर अ डोनर, आई वांट टू डोनेट, हेल्प पेशेंट, रजिस्टर एज ए पेशेंट। तो आप सबसे पहले लुकिंग फॉर अ डोनर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे तमाम डोनर्स नजर आएंगे जो अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट इन्फो दी हुई है और अपना ब्लड ग्रुप वगैरह। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो आप ब्लड ग्रुप में जाएंगे। सपोजिंगली आपको ए नेगेटिव चाहिए का प्लाज्मा डोनर चाहिए तो यहाँ पे आपको ए नेगेटिव के डोनर मिल जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे इनको सिटी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अब हम अपने वापस होम पेज पे जाते हैं। अगर आपको ऑलरेडी कोरोना हो चुका हुआ है और आप उससे रिकवर हो चुके हैं और सदका जारिया की नीयत से अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई वांट टू डोनेट पे क्लिक करें और यहाँ पे सारी क्रेडेंशियल्स रजिस्टर करके अपना अकाउंट बनाएं। तो यहाँ पे अपना स्टेटस को आपने डोनर रखना है। आप जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा और फिर बाकी डोनर्स में भी आपका नाम शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी कोरोना वायरस है और आप पेशेंट हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर एज ए पेशेंट करें। सेम यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अकाउंट बनाना है और यहाँ पे जो आपका स्टेटस होगा उसे आपने यहाँ पे एज ए पेशेंट रख के रजिस्टर करना है। जब आप एज ए पेशेंट यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो जो भी शख्स यहाँ पे हेल्प अ पेशेंट पे क्लिक करेगा, चाहे वो एक डोनर हो एक आम बंदा हो, अगर वो हेल्प अ पेशेंट पे क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे तमाम पेशेंट्स नजर आएंगे और वो डायरेक्टली भी आपको अप्रोच कर सकते हैं और अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली आपको भी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। जाते हुए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम डोनर्स इकट्ठे कर सकें। और जी तो नाज़रीन, ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है ये आपने देखा। जिस तरह से दानिश की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई है, मैं भी आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस मुश्किल वक्त में बहुत सारे लोग अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाने के लिए डोनर की तलाश कर रहे हैं। आप राब्ता कर सकते हैं दानिश से भी इस वेबसाइट के ज़रिए और जो कोई भी मुश्किल वक्त में है आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। दानिश मुझे ये बताइएगा, अब ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे लोग वो होंगे जिन्हें प्लाज्मा चाहिए, लेकिन डोनर्स की तादाद अभी हम हर तरफ देख रहे हैं कम है। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? इसकी वजह एक तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। दूसरी वजह यह है कि लोग एक दफ़ा जाते हैं अपने बीमारों के घर तो वो डरते हैं बाहर आने से। तो इसका हमने इस तरह ये निकाला है कि अगर जैसे कि लोगों को सबसे पहले ये मैसेज देना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सेफ है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ज़ाहिर बात है डोनर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो हमने पेशेंट्स ढूंढना शुरू कर दिए हैं और हम उनसे बाद में कॉन्टैक्ट करते हैं कि जब इंशाल्लाह वो रिकवर करते हैं तो वही हमारे फ्यूचर डोनर्स हैं। तो इस तरह हमारा जो पेशेंट का अकाउंट है वो बढ़ रहा है और एक टाइम आएगा जब वो सारे पेशेंट्स रिकवर करेंगे और वो सब डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे। इसके लिए आपने ऑब्वियसली डॉक्टर्स को भी ऑन बोर्ड लिया होगा। आपकी टीम में कितने लोग शामिल हैं? हमारी टीम में तो फिलहाल 3 लोग शामिल थे स्टार्टिंग में, ठीक है। वो मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में मेरे साथ काम करते हैं, अखनस और मुगीस। तो अब हमने अपनी टीम एक्सपेंड की, अब हम 20 लोगों की टीम है जो हम इस पर काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा प्रॉपर इसका तरीका क्या है, किस तरह से डोनर आपसे रब्ता करता है वो तो हमने देख लिया, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? ठीक है, डोनर जब रब्ता करता है ना हमारे से तो वेबसाइट पे अपना फॉर्म फिल करता है। फॉर्म फिल करने के बाद जो डोनर्स की लिस्ट है ना उस पर उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर जाती है। अब जब एक पेशेंट अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करता है ना, जब वो रजिस्टर करता है उसके बाद वो वहाँ पे वॉलंट वो देख सकता है डोनर्स की लिस्ट को, तो वो डायरेक्टली वही कॉन्टैक्ट करते हैं। अच्छा, आपस में वही कॉन्टैक्ट टाइम स्पेंड बचाने के लिए हमने डायरेक्ट ऑप्शन उनको प्रोवाइड की। सही, यानी आप प्लान करके दोनों डोनर और जो पेशेंट है उनका आपस में रब्ता करवा देते हैं और फिर वो आप इसका जो है वो फायदा क्योंकि आपने बात नोटिस की होगी सोशल मीडिया पे ना काफी लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है और वो ऑथेंटिक भी नहीं है। तो जाहिर बात है जो एक बंदा जिसका कोई जानने वाला पेशेंट है वो मुश्किल में है, बिल्कुल ऐसे तो वो लोग फिर हरी में बहुत कॉल्स करते हैं लोगों को और वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही था कंफ्यूजन दूर की जाए। अच्छा, इसमें भी दानिश आपको क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। समटाइम हम देखते हैं बहुत नॉन सीरियस लोग, आई एम सॉरी टू से, इस मुश्किल वक्त में भी ऐसे हैं जो कि जानबूझ के तंग भी करते हैं और फिर कुछ ऐसे लोग भी मैदान में आ जाते हैं जिनको जरूरत नहीं है, वो भी तंग करे होते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए कोई चीज आपने रखी है? फिलहाल हमने जो टीम डेवलप की है ना वो हमने इसी तरीके के जितने हमारे अकाउंट्स हैं ना उनको ऑथेंटिकेट करे। हम हमारी यही कोशिश है कि जो भी हमारे पास यूजर हो ना वो बिल्कुल
वो ऑथेंटिक हो। इसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है? ऑब्वियसली किसी का पर्सनल डेटा है अपना, वो शेयर करेगा कि उसने किससे रब्ता करना है, कब करना है, तो उससे भी मुश्किलात पैदा हो सकती प्राइवेसी कंसर्न्स पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी टीम है वो हर दिन इस पे डेवलपमेंट कर रही है। सही। मुझे ये बताएगा, आप क्या चाहते हैं कि मजीद भी आप जब तक ये रहेगा कोविड का, इसको आगे इसी तरह से लेके चलेंगे? प्लानिंग की जा रही है, इसमें कुछ बेहतरी लेकर आएंगे, मजीद भी इसको एक्सटेंड करेंगे? हम इस पे हर दिन काम कर रहे हैं। अब लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम भी उनकी उम्मीदों में पूरा उतरें। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही करेंगे कि बस आप लोग जो हैं, आप लोग भी लोगों की हेल्प करें, ठीक है, और जो इनिशिएटिव लॉन्च किया इसको सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही वो वक्त है कि जब हमें दूसरों की मदद करनी है, इस जज्बे को आगे लेकर चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आप लोगों की खिदमत के लिए पेश हैं, मैं चाहूंगी कि सभी लोगों को अब मैदान में आना है और इस ऐप से भी फ़ायदा उठाएं, और अगर इस ऐप के ज़रिए नहीं तो कहीं पे भी आपको कहीं जो डोनर है वो जा सकता है, अस्पताल में लोगों की हेल्प कर सकता है। यही वो वक्त है कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।